हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये विश्वास, आशा और प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने गृह कार्य या जो होमवर्क है उसको भी कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। कार्य को पीछे छोड़ते नहीं जा रहे हैं कि ओहो नहीं करना है मम्मा, कल कर लेंगे, इस तरह की लापरवाही नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि कबीर दास जी का दोहा हमेशा याद रखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। और कुछ क्या कहते हैं, हाँ, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतने जल्दी का पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। अरे भाई, बरसों तो जीना है लेकिन फ्री होकर जीना है ना। अर्थात क्यों हम काम का बोझ लेकर जिए कि अभी ये भी करना है, वो भी करना है। जब सिर पर हमारे काम होता है ना, तो हम और दूसरे काम को अच्छे से कर ही नहीं पाते। इसलिए एक एक काम को भली भांति पूर्ण करें और धीरे 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 सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाएं। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, जिसमें किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम आपसे बात नहीं करते हैं और ना ही इन फ्यूचर की जाएगी। किसी भी तरह का संदेह या डाउट या भ्रम अपने मस्तिष्क में मत पालिएगा। हम हैं सदा के लिए आपके लिए बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और हम जो कहते हैं वही हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कथनी और करनी एक है। ऐसा नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम छोटी छोटी बातों को समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको हर एक विषय की जो ऑनलाइन शिक्षा है वो बहुत अच्छे से प्राप्त हो सके और आप अपने अपने विषय में पारंगत हो सकें, जिससे ना केवल आप जो स्कूल बेस्ड एग्जाम होते हैं उनमें ही अपने आप को अव्वल दिखा सकें, बल्कि आगे जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो और उनमें भी अपना परचम लहराएं। यही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो वीडियोस हैं वो भी मैग्नेट ब्रेन्स फ्री देता है। उसमें शामिल है जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप यहाँ फ्री देख सकते हैं। और हम किस तरह का वीडियोस देते हैं या किस तरह का है, हम कहते हैं ना बेस्ट एजुकेशन, तो ये हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हमने ये जोड़ा है, क्योंकि हमें पता है आपसे अच्छा जज कौन होगा भला। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करती हूं और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पार्ट 6। जी हां, अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, पाठ है हमारा 6, नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। अब लेखक है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का ये चैप्टर जब मैंने पहली बार देखा ना शीर्षक, मैंने कहा लेखक हद है भाई। लेखक को प्रेमचंद जी के फटे जूते पर पाठ लिखने की क्या आवश्यकता थी? क्या आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न नहीं आया कि उनके, ठीक है जूता फटा है तो इस पर पाठ लिख दिया, दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी कि प्रेमचंद जी का जूता फटा है? लेकिन बताने की जरूरत थी। वो इसलिए थी कि एक महान साहित्यकार, उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, जो ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में छाए हुए हैं आज भी। जन्म याद है ना आपको? 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था और सन 1936 में उनकी मृत्यु। लगभग 55-56 वर्ष में जिए और दुनिया को कह गए अलविदा। लेकिन आज भी हम उनके नाम को पूजते हैं, उनकी कही गई बातों का अनुसरण करते हैं और युगों युगों तक ये चलता रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि अपने जो भौतिक साधन हैं, सुखी, संपन्नता, अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, इनमें ज्यादा डूब कर नहीं रहना है, मोह माया के दलदल में नहीं फंसना है। रे भाई, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारे गुणों की चर्चा हो। क्योंकि व्यक्ति की असली पहचान तो उसके गुणों से होती है, कर्मों से होती है। कहते हैं ना कि जब हम कहीं नहीं होते हैं, जब कभी हम कहीं अनुपस्थित हों, तो हमारे गुण, हमारा व्यवहार ही और हमारा व्यक्तित्व ही हमारा प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात हमारी जो चर्चाएं चल रही होती है ना, वो इस रंग रूप की नहीं चल रही होती हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, वो किस तरह का बर्ताव करता है, अरे भाई कमाल कर दिया तुसी तो, ग्रेट हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति के पीठ पीछे भी की जाती हैं, जो गुणी होते हैं। ठीक है, तो अपने गुणों को निखारना है, दिन प्रतिदिन अपने आप से कंपटीशन करना है, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर अनुस्पर्धा करना सीख जाइए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, खुद को जानिए, क्योंकि अक्सर व्यक्ति खुद को जानता ही नहीं है, दूसरों के फटे में टांग अड़ाता रहता है।
ये कैसा है, कौन क्या कर रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, अरे आजकल तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं ये लोग। उसी को देख देख कर मन ऐसा कुड़ 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 करता रहता है और मानसिक अशांति रहती है। इसलिए हमें अपने काम पर काम मतलब रखना है और सेल्फ असेसमेंट करते हुए खुद को जानना है। जिसने अपने आप को जान लिया, समझिए उसने ऊपर वाले को जान लिया। कैसे? क्योंकि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। चलिए चलते हैं कि इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर के जो रिवीजन है उसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक का परिचय, उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर के एक एक बिंदु पर, और साथ ही साथ बहुत खास, यहां ध्यान दीजिए, यहां वहां ध्यान नहीं लगाइए, जितने भी पैराग्राफ्स जो भी हम चर्चा करने वाले हैं उनमें ये भी चर्चा करेंगे कि इन पार्ट के अंदर से किस तरह के प्रश्न और बन सकते हैं। अर्थात आप भी प्रश्न बनाएंगे, आप भी प्रश्नों का निर्माण करेंगे, और जब प्रश्न का निर्माण हम स्वयं करते हैं तो उत्तर तो हम कर ही सकते हैं, जिससे हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें विकास भी होगा और हमें परीक्षा नामक शब्द से कभी डर नहीं लगेगा। देखते हैं सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि किस तरह की रचनाएं वे लिखते थे, कहां उनका जन्म हुआ। नमन करते हैं हिंदी के साहित्यकारों की जिन्होंने हिंदी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानेई नामक गांव में हुआ। हिंदी के इस यशस्वी व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 को हो गया। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्य लेखक हैं। व्यंग्य लेखन में उन्हें प्रवीणता प्राप्त है। व्यंग्य लेखन में सबसे पहले नाम आता है हरिशंकर परसाई जी का, ठीक है। समाज, राजनीति, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों को उन्होंने अपने व्यंग्य लेखन से व्यक्त किया है। उनके व्यंग्य अत्यंत चुटीले एवं प्रभावकारी होते हैं तथा उनका उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना है। सामयिक विषयों पर लिखी गई हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाओं ने पाठकों को बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया। यही एक कुशल रचनाकार की विशेषता होती है कि उसकी रचनाओं को पढ़कर व्यक्ति का मन एकदम हो जाए, हाँ क्या, कैसे, कब, ओ माय गॉड, OMG, ये कैसे। तो ये लिखा है ना कि पाठकों को बहुत कुछ सोचने विचारने का अवसर प्रदान किया। परसाई जी ने यद्यपि कहानियां, उपन्यास भी लिखे हैं, किंतु इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि व्यंग्य लेखन में ही मिली। और व्यंग्य किसे कहते हैं? एक कटाक्ष, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से। ऐसा नहीं है कि किसी पर व्यंग्य किया जा रहा है तो वो ऑलवेज कैसा हो, नकारात्मक। व्यंग्य करना उसको आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है, अर्थात पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए कक्षा में एक स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है और उसका मन आजकल पढ़ने में नहीं लगता है, जबकि पहले प्रीवियस क्लासेस का यदि हम देखें रिपोर्ट कार्ड तो बड़ा अच्छा था। अब क्या करें, उसको बहुत समझाया तो उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं क्या हो गया आजकल, क्या हो गया, कहाँ लगे हो, ध्यान बताओ जरा। तो ये टोंट है। तो हो सकता है उसका माइंड तुरंत क्लिक हो कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे, अब देखो मैं इनको कर कह के नहीं करके दिखाता हूं। कहते ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये है कभी कभी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी जो है ना मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इस पाठ में हम क्या करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूतों पर आधारित है ये पाठ। हरिशंकर परसाई जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन अर्थात सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित ये पाठ लिखा है। आपको यहाँ एक फोटो दिख रही होगी जो कि रियल है, ये उनकी वास्तविक फोटो है, ठीक है। कभी उन्होंने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई होगी। और आप देखिए, ध्यान से देखिए इस चित्र को और दृष्टि यहाँ रुक जाएगी कि अरे अरे कैसा क्या पहन के रखा है इन्होंने तो सिर्फ अपने पैरों में ऐसा लगा कुछ कपड़े वपड़े लपेट के रखे पॉलिथीन टाइप, और इन्होंने जूते तो पहने हैं लेकिन उनके बंधन जो हैं वो भी बेतरतीब बंधे हुए हैं, जूता फटा सा लग रहा है। तो ये थे प्रेमचंद। बड़ा अजीब सा वो है, हम तो समझते थे प्रेमचंद ऐसे होंगे वैसे होंगे एकदम, ये थे प्रेमचंद, ये वाला रिएक्शन आ सकता है। लेकिन अब हम कहें ये थे प्रेमचंद तो उसमें भी वही सेंटेंस एक है लेकिन भावना अलग है। ये थे प्रेमचंद, ठीक है। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने हमेशा साधारण और सहज जीवन जिया, किसी की गुलामी नहीं की, किसी की चापलूसी नहीं की, किसी भी तरह से
किसी के आगे घुटने नहीं टेके, अपना जीवन स्वाभिमान पूर्वक जिया, चाहे वो सामने कोई भी हो, हम अपना स्वाभिमान बरकरार रखेंगे। और ऐसा मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। ठीक है, अब हरिशंकर जी ने, परसाई जी ने जब इनका फोटो देखा तो वो देखते जा रहा है, टोपी मोपी लगी है, ठीक है, लेकिन एकदम उनके फटे जूते पर दृष्टि अटक गई। अरे 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 अरे, क्या है भाई, मुंशी प्रेमचंद जी ने जूता फटा। तो लेखक सोचने लगे क्यों पहना है, कम से कम दूसरा ही पहन लेते, या फिर ये जो धोती पहने उसको थोड़ा सा नीचा कर लेते, शायद जूता ढक जाता, या फिर इतना हाफ फोटो खिंचवा देते कि भाई हमें नहीं चाहिए पूरा, ताकि फटा जूता ना आए। लेकिन तुरंत उन्होंने सोचा, नहीं, इस व्यक्ति के दो रूप नहीं हैं, ये जैसा दिख रहा है वैसा ही है। आपने वो सुना होगा ना कि भाई हम तो खुली किताब हैं, जो व्यवहार आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही हम हैं, हम तो ऐसे हैं भैया, ऐसे ही रहेंगे। ये डायलॉग नहीं कहेंगे हम इनको, कि ये कहावत या ये कथन आपने अवश्य सुना होगा। अक्सर जो सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, उनका यही कहना होता है कि हमें दिखावटीपन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो जैसे हैं ठीक है, दोस्ती रखना है रखिए, नहीं रखना है ठीक है। इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूते को आधार बनाकर लेखक ने इसलिए लिखा है ताकि हम सबकी आंखें खुल सकें। आंखें खुल सके मतलब जो चक्षुओं पर नहीं दिखावटीपन का पर्दा चढ़ा है उसको हम हटा सकें और देख सकें कि आखिर व्यक्ति की वास्तविकता किस तरह से होती है। व्यक्ति उसके गुणों से जाना जाता है, ना कि वेशभूषा से। ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ इस पैराग्राफ में किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो भी बताइएगा। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहना है, अभी आपने देखा ना, उनके सिर पर टोपी है, वे बहुत दुबले पतले हैं, चेहरा बैठा हुआ है तथा हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं, अभावों में जी रहे हैं। ठीक है, वे कैनवास के जूते पहने जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध भी नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां भी दिख रही हैं। इतना जूता फट गया कि उंगलियां तक दिख रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो गई कि यदि उनकी फोटो खिंचाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। लेखक सोचने पर विवश हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, इतना तो समझ सकते हैं, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, अतः उनकी घर की तथा बाहर की जिंदगी एक सी ही रही होगी। ठीक है, समझ आया किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो शब्द चित्र या उनके फटे जूते पर आधारित जो पाठ लिखा है, प्रेमचंद के फटे जूते, इसके पीछे लेखक क्या बताना चाहते थे, बताइए। पाठ्य पुस्तक के पीछे ये प्रश्न नहीं दिया है, लेकिन आप बताइए कि प्रेमचंद के फटे जूते को दिखाकर या इस पर रचना करके लेखक हम सबको क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता की ओर परिचय कराते हैं, हकीकत की ओर या हकीकत से सामना हमारा कराना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है अक्सर वैसा दिखता नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावटीपन ही फैला हुआ है समाज में, बहुत से व्यक्ति आज भी ऐसे हैं समाज में जो जैसे हैं बस वैसे ही दिखते हैं। ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। आप लेखक सोच रहे हैं नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, बताओ जल्दी बताओ कि इनकी फोटो खिंचाने की कोई दूसरी पोशाक रही। नहीं नहीं, ये व्यक्ति दोहरे रूप वाला नहीं है, तभी तो निश्चिंतता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे। वे सादा जीवन उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अतः गरीबी से दुखी तो बिल्कुल नहीं थे। ये कब जाना उन्होंने कि गरीबी से दुखी नहीं थे। देखिए, राज की बात है कि उनके चेहरे पर जब लेखक ने मुस्कान देखी तो लेखक दंग रह गए कि ए प्रभु, एक तो जूता फटा है, दूसरा उस फोटो को बड़ा बेहतरीन ऊपर से नीचे तक दिखा रहे हैं। उनके चेहरे पर जरा सी भी ऐसी नहीं हीन भावना नहीं है, उदासी नहीं है, हंस रहे हैं। उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो भी व्यंग्यात्मक तरीके से है। और क्या ये व्यक्ति है। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान है कि क्यों इस तरह से हंस रहे हो भाई, क्या तुम्हें हम पर हंसी आ रही है। समाज में जिस तरह के लोग निवास कर रहे हैं, क्या उनका दोहरा और कई रंगी बहुरंगी जीवन देखकर तुम कटाक्ष कर रहे हो, तुम हम पर व्यंग कर रहे हो।
मुझे तो लगा, लेखक सोच रहे हैं कि मुझे तो लगा कि मैं तुम पर व्यंग कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान देखकर तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे जो चेहरे पर वो हम पर व्यंग मुस्कान है। ठीक है, अब क्या हुआ, वह सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। आप वो सोचते हैं कि क्यों कर देते ना, लेकिन नहीं किया। फिर लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया इसलिए फोटो खिंचवा लिया होगा। लेखक फिर कहते हैं कि बेचारे प्रेमचंद, ऐसा लग रहा है कि उनकी दुर्दशा पर रोना आ जाए, लेकिन फिर नहीं, किंतु उनकी आंखों के दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया। क्योंकि एक तो उनकी व्यंग भरी मुस्कान जो कटाक्ष कर रही है समाज पर कि अरे जो तुम अपने आप को समझते हो ना, देखो जरा, कहते हैं ना अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि क्या है। ठीक उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद जी भी यही बताना चाहते थे समाज को कि तुम जो दिख रहे हो वैसे हो नहीं, तो जैसे हो वैसे दिखने की कोशिश तो करो। क्यों पर्दा ओढ़े घूमते हो, क्यों मुखौटे लगाए घूमते हो। ठीक है, अब लेखक कहते हैं कि लोग फोटो खिंचाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहां तक कि बीबी भी उधार की मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहते हैं कि लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, लेकिन इस व्यक्ति ने जूते तक नहीं मांगे किसी से। है तो ये खास व्यक्ति, है तो ये स्पेशल अनोखा सा व्यक्ति, अर्थात जो इनके पीछे कुछ भी दुराव छुपाव नहीं है, किसी प्रकार की दिखावटी संस्कृति में ये शामिल नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे ही हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं कि मेरा भी तो जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से तो ठीक है, अर्थात नीचे से, तलवे से फट गया है। मैं पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता हूं। यहां पर लेखक ने अपने आप को समाज का प्रतिनिधित्व किया है, अपने आप को समाज का एक व्यक्ति माना है। जिस तरह से अक्सर समाज में लोग रहते हैं कि कमियों को छुपाकर उनमें पर्दा डालते हैं, अपनी कमियों के बारे में कभी भी जिक्र करना ही नहीं चाहते। तो यहां है कि ऊपर से तो ठीक है, लेकिन मैं पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता हूं। मैं मतलब समाज में पर्दे का ही तो महत्व है। मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित हैं। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया या होरी का गोदान हो गया। होरी और गोदान, ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपके प्रश्न आ जाए कि जो गोदान का मुख्य किरदार कौन है या गोदान में मुख्य कैरेक्टर का नाम क्या है, तो होरी। ठीक है, गोदान प्रेमचंद जी का बहु प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका जो मेन कैरेक्टर है वो होरी है। हरिराम नाम था, लेकिन कहते हैं ना कि निर्धनता नाम तक बिगाड़ देती है। हरिराम या हीरा ऐसा कुछ नाम था, तो उसको लोग होरी कहने लगे कि निर्धनता है तो नाम भी बिगाड़ दिए। गोदान मतलब गऊ का दान, एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका सार पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ओहो ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया क्या, इसलिए उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि भाई मैं जूते पहनूं, फटे पहनूं, व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया, या होरी जो चाहता था, दिल से चाहता था कि मैं एक बार गऊ का दान कर सकूं, क्या होरी ने गऊ का दान कर दिया, गोदान हो गया, इसलिए उनके चेहरे पर व्यंग मुस्कान है। लेखक यही सोच रहे हैं और हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आखिर वो व्यक्ति क्यों मुस्कुरा रहा है। अब देखिए प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी फटे जूते को छुपाकर भी फोटो खिंचवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों बताइएगा। या फिर वो जैसे मान लीजिए उनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा कि चलो ना फोटो खिंचवाते हैं, तो वे चाहते तो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेडी प्लीज कह दिया और फोटो वाले ने फोटो क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब लेखक ने जब उनकी फोटो को देखा तो लेखक अकेले देखकर चुप रह जाते, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा पाठ लिख डाला। उसके पीछे क्या कारण है। वे दुनिया को बताना चाहते थे कि जो व्यक्ति सरल, सहज, ईमानदार, वास्तविक होते हैं उनको किसी से डर नहीं रहता, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, किसी का डराव दुराव छुपाव नहीं रहता कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, इस तरह से नहीं रहते। ठीक है, चलो। या हल्कू किसान के खेत को नील गायों ने चर लिया है, एक पूस की रात कहानी थी जिसमें हल्कू था। ठीक है, या माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है। उनके इस तरह के उपन्यास जो हैं, कहानी है,
वो एक माधो कैरेक्टर भी है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें दोनों बाप बेटे मदिरा पान किया करते थे और इस कदर से मदिरा पान में लीन रहते थे, और जो भी उनकी रचनाएं होती थी ना प्रेमचंद जी की, वो वास्तविक जीवन पर आधारित होती थी कि उनको अपने परिवार का सुख दुख दिखाई नहीं देता। जब माधो की पत्नी बीमार थी तो उसकी दवा दारू के लिए लोगों ने सहायता की, तो उन पैसों की भी वो उन्होंने सब उड़ा दिए। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई माधो की पत्नी की, तो लोगों के घर घर जाकर कहा कफन के लिए पैसे दे दो, तो लोगों ने कफन के लिए पैसे दे दिए, लेकिन उन व्यक्तियों ने उन कफन के पैसों को भी उड़ा दिया। इस कदर इस तरह से भी लोग रहते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मद लोभ इस तरह से लालच घेर लेता है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा, जिसका उनका जूता खिस गया। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभनदास, याद कीजिएगा, फतेहपुर सीकरी कुंभनदास भक्त कवि थे, जिनका ये छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार उनको ये सौंपा गया था कि आप जाइए, बहुत ईश्वर भक्त थे, उनका मानना था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कभी भी हर पल हर सांस में परमात्मा का नाम लेता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि परमात्मा मेरे मस्तिष्क और मन से दूर हो जाए, 24 घंटे मतलब सोते जागते मैं ईश्वर का ही स्मरण करता हूँ। तो शायद परीक्षा लेने के लिए कुछ ऐसा किया होगा कि एक बार उनको जाना था कहीं दूर, तो एक जैसे नारद जी वाली स्टोरी सुनी ना आपने, नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, तो एक बार ये कहा गया विष्णु जी ने कि चलो देखते हैं सबसे बड़ा भक्त कौन है और जानते हैं कि आखिर सबसे बड़ा भक्त है कौन, चलो आज परीक्षा ली जाए। तो नारद जी सबसे पहले आ गए कि नारायण नारायण, मैं हूं प्रभु आपका भक्त, इसमें किसी को पूछने की या किसी भी तरह की प्रतियोगिता क्या करने की आवश्यकता है। विष्णु जी बोले नहीं नहीं नारद, एक बात तो बनती है कि एक बार जरा देख ही लें कि कौन सबसे बड़ा भक्त है। बोले अच्छा ठीक है, ओके प्रभु जो आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने क्या किया, श्री हरि विष्णु ने एक पात्र में, पात्र मतलब समझते हैं कटोरे जैसा, उसमें बहुत बहुत एकदम से पानी भर दिया, लबालब जिसको कहते हैं ना, एकदम बहुत फुल भर दिया, और नारद जी को हाथ में दे दिया। बोले तुम यहां से वहां तक चक्कर लगा कर आओ, लेकिन हाँ स्मरण रहे कि इस कटोरे से एक भी बूंद छलकनी नहीं चाहिए। बोले जी प्रभु बिल्कुल जो आज्ञा, आपने कहा हमने माना। अब नारद जी लेकर गए उस कटोरे को, और वो इतना भरा हुआ था, वो बस उसी पर ध्यान लगा रहा, कहीं छलक ना जाए, कहीं मेरे पैर में के सामने कुछ ना आ जाए, ठोकर ना लग जाए। और उन्होंने बोला कि यदि तुम्हारे कटोरे से एक भी बूंद पानी नहीं छलका, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम ही मेरे सबसे बड़े भक्त हो। बोले जी प्रभु जो आज्ञा, जाता हूं। अब जब कटोरा उनके हाथ में आया, पानी से भरा हुआ, एक पात्र कहते हैं उसको, कटोरा नहीं कहते, कटोरा भीग जैसा लगता है, ठीक है। तो पानी से भरा हुआ जब पात्र उनके हाथ में आया, तो वो उसी पर ध्यान केंद्रण के साथ चलते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। अब जैसे तैसे आए और बिल्कुल देखते रहे कहीं ठोकर ना लग जाए, कोई हिला ना दे, अचानक से कोई मेरे रास्ते में व्यवधान उत्पन्न ना कर दे, ताकि मुझे ये साबित कर सके कि नारद सबसे बड़ा भक्त नहीं है। देखते आए और आकर बोले प्रभु एक भी बूंद पानी नहीं छलका। बोले अरे वाह नारद, कहला मान लिया ना आप तो कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। बोले रुको, तुमने क्या कहा था कि प्रभु मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं 24 घंटे हर समय आपका स्मरण करता हूं। मुझे बताओ कि जो राउंड मतलब जो चक्कर तुमने लगाया इस पात्र को देखते हुए, कितनी बार मेरा नाम लिया? ओह, अब नारद जी चुप। बोले कि प्रभु एक भी बार नाम नहीं ले पाया, क्योंकि काम आपने ही तो दिया था, अब मैं आपका नाम लेता तो कहीं ध्यान हट जाता तो। कहला इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा नाम तुम्हें भटकाता है। बोले नहीं प्रभु आप गलत समझ रहे हैं। तो ये चिट्ट और पुट्ट उनकी, हेड भी उनका टेल भी उनका, अर्थात हमें किसी भी तरह से ये व्यंग नहीं मारना चाहिए, डींग नहीं हाँकनी चाहिए कि हम तो ऐसे कर लेते हैं, तुमसे कुछ नहीं बनता है। तो नारद जी आखिर प्रभु की लीला को समझ गए और बोले प्रभु आप जैसा कहें, मैं नहीं जानता। और वे समझ गए कि सिर्फ और सिर्फ नाम लेने से ही कुछ नहीं होता है, जब तक यहाँ मन में सच्ची भक्ति आस्था नहीं है, चाहे हम कितना भी पूजा आडंबर सब करवा लें, परमात्मा हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कुंभन दास भी कुछ इसी तरह के थे, परम ईश्वर भक्त, जो कहते थे कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। फतेहपुर सीकरी अकबर और उन कुंभन दास से संबंधित आप रचना जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आने से उनका जूता घिस गया था,
तो शायद ऐसा ही हुआ होगा। अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। अब आपको यह अंदाजा लगाना है कि वो कठोर वस्तु क्या थी जिसको प्रेमचंद जी ठोकर मारते रहे जीवन भर। रास्ते में पड़ने वाले टीले, एक और शब्द आया है टीला, टीले से बचकर निकलने के बजाय उसे ठोकर मारते रहे होंगे। इस पाठ में टीले शब्द का है अर्थ रास्ते की रुकावटें, जैसे घूसखोरी जिसको रिश्वतखोरी कहते हैं, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद कि जो काबिल है वो तो उस गद्दी पर बैठ नहीं पाता, बल्कि जो सोर्स है पैसे लालच में आकर, या इनका भाई है, इनका रिश्तेदार है, कुर्सी पर बिठा दो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो समाज की कुरीतियां हैं, जबकि मुंशी प्रेमचंद जी ने इनको कभी, यहां लिखा है ना, रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलना की बजाय वो उसको ठोकर मारी। जीवन में जो भी चुनौतियां आई उनका उन्होंने बिल्कुल डटकर सामना किया। ये नहीं कि कुछ भी हो रहा है मुझे क्या, मेरे साथ थोड़ी बुरा हो रहा है, निकल लो यहां से। हर एक सच्ची बात के लिए वे स्वयं अडिग रहते थे। किसी से भी वो बात कर सकते थे या किसी से भी झगड़ा मोल ले सकते थे उसके लिए, न्याय दिलाने के लिए। तभी तो सरकारी नौकरी से भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। सरकार कौन सी थी 1880 से 1936? अंग्रेज सरकार। और सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वे गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़कर रचना के कार्य में ही पूर्ण रूप से समर्पित हो गए थे। ठीक है, अब देखिए किस तरह से प्रश्न आ सकता है कि प्रेमचंद जी का जूता ऊपर से फटा था, तो ऊपर से फटे होने का क्या कारण था? क्या उनकी जो पैरों की उंगलियां बाहर निकल रही थी वो किसी तरफ संकेत कर रही थी? जी हां, वो समाज पर व्यंग कर रही थी, क्योंकि जब भी कोई घृणित वस्तु होती है उसकी तरफ हाथ से नहीं पैरों की उंगली से इशारा किया जाता है। और जब मुंशी प्रेमचंद जी की फोटो देखी तो उनकी उंगलियां किस ओर संकेत करती हैं? समाज की तरफ। समाज की तरफ इसलिए थी क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ये बताना चाहते थे कि किसी भी तरह से समाज में रहने वाले जो आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, आप अपने आप को देखिए कि बड़ा धन दौलत से नहीं होता है, कोई भी अपने चरित्र से होता है, कर्मों से होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है उन्हें समझौता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कि किसी ने कहा अरे मुंशी जी मान जाइए ना, कोई बात नहीं, लाभ की बात है, थोड़ी सी धनराशि ले लीजिए ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, थोड़ा बुद्धि से काम लीजिए, निर्धनता दूर हो जाएगी, इतने पैसे दे रहा हूं। लेकिन उन्होंने रिश्वतखोरी हो या जो कुरीतियां रहती है ना, उनमें किसी भी तरह से अपने आप को शामिल नहीं किया। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था, यूं कहना, ठीक उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद जी भी अपने संपूर्ण जीवन काल में पूरी तरह से सत्य के मार्ग पर चलते गए, वास्तविकता की ओर ध्यान देते गए। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही हैं। लेखक ये माने गए कि आखिर जो उनके जूते से बाहर उंगली निकल रही ना, वो समाज की ओर इंगित कर रही है। समाज में मतलब वो समाज को घृणित समझते हैं कि कैसे लोग हैं, उसी समाज में रहते हैं, उसी थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं, लानत है ऐसे व्यक्तियों पर, ये कहना चाहते हैं। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है जिसे उन्होंने ठोकने मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आशा करती हूं कि अब तो प्रेमचंद के फटे जूते किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने नहीं लिखा, हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किस तरह का व्यंग लेखक ने किया है उससे भी आप भली भांति परिचित हो गए होंगे, और इसमें लेखक ने जो बताने का प्रयास किया है वो भी आप समझ गए होंगे, और उसको आप यहाँ पर रखेंगे। ये नहीं कि आज पढ़ा कल सपाट, नहीं कि कहते हैं कि पढ़ पढ़ कर क्या हुए, लिख लिख कर लाट साहब, और वहां सामने पूछी तो 16 दूनी 8 साहब। ऐसा हो जाता है कि हाँ पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, और जब परीक्षाओं की बारी आती तो ओह हमें कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें अपनी जो बौद्धिक क्षमता है, जब आप देख रहे हो ना वीडियो, तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए, बाकी दूसरे काम मत कीजिए। यदि दूसरे काम करना है तो उस समय वीडियो मत देखिए। इसलिए मैं ये कह रही हूं ताकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको
पूरी लगन और 100% समर्पण भाव के साथ कर सकें। यदि हम एक ही साथ 10 काम करेंगे, 4 काम करेंगे, तो हमारा मस्तिष्क एक ही है, हम दशानन है क्या? बताओ, नहीं है ना। फिर हम 2, 4, 6 काम 10 कैसे कर सकते हैं? जिस काम को हम करते हैं उसी पर हमें फोकस्ड रहना है। जो काम अधिक आवश्यक है धीरे धीरे हम उसको करते रहना है, ताकि किसी भी तरह का हम किसी भी कार्य में पीछे ना रहें और हमेशा हम ससमय सभी कार्यों को पूरा कर सकें। उम्मीद है मुझे कि वीडियो पसंद जरूर आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप वीडियोस का लाभ उठा सकें। शेयर करना मत भूलिएगा, मुझे पता है आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत है, सोशल मीडिया आपकी फ्रेंड है, बिल्कुल मैं कहूंगी आप फ्रेंडली हैं सोशल मीडिया के साथ। तो इसी तरह से जब आप शेयर करेंगे लिंक, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, वे भी मैग्नेट ब्रेन से जुड़ पाएंगे और ऑनलाइन बेस्ट फ्री एजुकेशन का लाभ ले पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।